बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का दूसरा चैप्टर व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको पाठ अच्छे से याद हो जाए। आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ें और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार इस पाठ को अवश्य पढ़ लें ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए और आप समझ सकें कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं वे बिल्कुल सही हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और उन्हें याद भी करें, ताकि आपको परीक्षा के समय किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देख रहे हैं ना बच्चों, ये है आपका पूरा पाठ, दूसरा पाठ है ये, और आप इसे यहाँ से अच्छे से पढ़ें, वीडियो को रोक कर पढ़ें। और यदि आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक है तो आप उस पुस्तक से भी इस पाठ को पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे पाठ पूरा पढ़ना आवश्यक है ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ सकें। देख रहे हैं ना यहाँ पर आप, ये है आपका पूरा पाठ। किस प्रकार से क्या क्या हुआ इस पाठ में पूरा बताया गया है, और उसके बाद हम आपको सीधे लिए चलेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। तो यह है बच्चों आपका पूरा पाठ। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें कि पाठ में क्या कुछ बताया गया है। इस प्रकार से, और यहाँ से शुरू होते हैं आपके इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के जो प्रश्न है यहाँ पर, इस पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न शुरू होते हैं और इनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। आप उन्हें अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में नोट भी करें। ये हैं बच्चों आपके इस पाठ के पूरे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिर से याद करें। और पहला प्रश्न है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो आपको बच्चों यहाँ पर इनके जोड़े बनाने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दीवानी, और इधर लिखा है टीपू सुल्तान, यहाँ पर शेर मैसूर भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, और यहाँ पर लिखा है रानी चेन्नम्मा, यहाँ पर सिपाही, इसी प्रकार से सिपाही भारत का पहला गवर्नर जनरल, और वारेन हेस्टिंग्स कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर बच्चों आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं। तो किस प्रकार से बनाएंगे आइए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे दीवानी के साथ लिखेंगे आप भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ठीक है। इसी प्रकार से शेरे मैसूर के साथ आप जोड़ेंगे टीपू सुल्तान, ठीक है। और इसी प्रकार आगे फौजदारी अदालत के साथ फौजदारी अदालत, ठीक है। रानी चेन्नम्मा के साथ लगाएंगे कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, और सिपाही के साथ जोड़ेंगे सिपाही, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के साथ भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है बच्चों। और आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये जोड़े बन जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर खाली स्थान भरें, और यहाँ पर क्या है आपके लिए बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, और यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है कि जंग से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बच्चों खाली स्थान में, आइए देख लेते हैं। उत्तर में आप देखेंगे प्लासी, क्या लिखेंगे प्लासी। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है हैदर अली और टीपू सुल्तान, यहाँ पर फिर खाली स्थान दे रखा है के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे मैसूर, ठीक है। और अगला है तीसरा डलहौजी ने, यहाँ पर खाली स्थान है का सिद्धांत लागू किया। तो किसका सिद्धांत लागू किया, विलय का, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे विलय का सिद्धांत। और इसके बाद है फिर अगला मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के, और यहाँ पर खाली स्थान है भाग में स्थित थी। तो कौन से भाग में, दक्षिण, यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण, ठीक है। देख रहे हैं ना आप उत्तर में, यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण भाग में स्थित थी, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है यहाँ पर सही या गलत बताएं। तो यहाँ पर आपको सही गलत बताना है बच्चों। क्या है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो सही है या गलत, आप लिखेंगे गलत, ठीक है। इसके बाद एक है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। सही या गलत है बच्चों, उत्तर में आप लिख सकते हैं गलत। इसके बाद है अगला महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो सही या गलत बच्चों,
उत्तर में लिखेंगे सही। अगला है घ, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो सही या गलत बच्चों? उत्तर में लिखेंगे गलत। ठीक है, और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके लिए शुरू होते हैं, आइए विचार करें। और चौथा प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो जानते हैं आप बच्चों क्यों आकर्षित हो रही थी? आपने पाठ में पढ़ा होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। और कारण लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। नंबर दूसरा कारण, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। आपने पाठ में पढ़ा होगा ना ये सब। इसके बाद तीसरा लिखेंगे, वे भारत में कम कीमत पर सामानों की खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। ठीक है बच्चों, इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। आई बात समझ में? इसके बाद पांचवा प्रश्न है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो जानते हैं आप बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं, बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच विवाद के कारण, और हेडिंग डालकर लिखें। नंबर 1, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नंबर 2, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। नंबर 3 लिखेंगे, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। अगला लिखेंगे नंबर 4, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स यानी कि कर अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप भी लगाया। अगला लिखेंगे 5वां, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 5वें प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न है बच्चों, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो जानते हैं आप बच्चों किस तरह फायदा पहुंचा कंपनी को? उत्तर में आप लिख सकते हैं, दीवानी मिलने से कंपनी को फायदा, और हेडिंग डालकर लिखें बच्चों डैश करके। नंबर 1, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। नंबर 2, कंपनी भारत से ज्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। तीसरा लिखेंगे, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना इत्यादि। ठीक है, और फिर आता है आपका 7वां प्रश्न है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो आपने पढ़ा था ना पाठ में टीपू सुल्तान के बारे में, तो क्यों खतरा मानती थी बच्चों कंपनी इसको? तो क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण। और फिर नंबर 1 लिखेंगे, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। दूसरा लिखेंगे, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। तीसरा लिखेंगे, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, और आपके 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है बच्चों, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो जानते हैं आप क्या है यह सहायक संधि बच्चों? नहीं जानते? उत्तर में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सहायक संधि का अर्थ, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखें, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे सहायक संधि की शर्तें, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखें, नंबर 1, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 2,
जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वसूल वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। ठीक है बच्चों। तीसरा लिखेंगे, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न है बच्चों, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो जानते हैं आप किस तरह अलग था? उत्तर में आप लिख सकते हैं भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर, और हेडिंग डालकर डैश करके लिखे बच्चों। नंबर 1, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। नंबर 2 लिखेंगे, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। अगला लिखेंगे नंबर 3, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद शुरू होता है आपका 10वां प्रश्न, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो क्या बदलाव आए बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। हेडिंग डालकर लिखेंगे। नंबर 1, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। नंबर 2, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया। तीसरा लिखेंगे, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट तथा मैचलेस आदि से लैस किया। ठीक है। चौथा लिखेंगे, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। अगला लिखेंगे नंबर 5, सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शुरू होते हैं, आइए करके देखें। और 11वां प्रश्न है बच्चों, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो लगा सकते हैं आप पता बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। और नंबर 1 लिखेंगे, औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन और सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। दूसरा लिखेंगे, कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। ठीक है। तीसरा लिखेंगे, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। इसके बाद शुरू होता आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकट्ठी करें। झांसी की रानी, महादेव जी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो आपने इनमें से किसी एक के बारे में लिखना है बच्चों। तो क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से लिखें और चाहे ऐसे लिखें। यहाँ पर आपको बता रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे महाराजा रणजीत सिंह और हेडिंग डालकर लिखें, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी।
उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। हर रोज इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।